Good afternoon. Okay, good afternoon, everyone. So, we are starting a new topic today, and the topic is रॉयल्टी. तो हम रॉयल्टी स्टार्ट कर रहे हैं. रॉयल्टी का मतलब आप लोगों को पता होगा कि रॉयल्टी क्या होता है. रॉयल्टी इस तरह से आप ही कह सकते हैं कि रॉयल्टी इज सॉर्ट ऑफ रेंट. इट इज सॉर्ट ऑफ रेंट दैट इज पेबल टू द यूजर ऑफ द असेट्स. मतलब यदि हमने अपना कोई असेट किसी और को यूज करने के लिए दिया है, या हमने कोई अब असेट का राइट किसी और को ट्रांसफर किया है फॉर अ पीरियड, फॉर अ लिमिटेड और लॉन्ग पीरियड, देन उस असेट के यूज पे इधर जितना भी प्रोडक्शन होता है या जितना भी वो रेवेन्यू जनरेट करता है, हम उसके उस जनरेटेड रेवेन्यू पे, हम उसके उस जनरेटेड प्रोडक्शन पे हम उसके जनरेटेड रेवेन्यू पे, हम उसके जनरेटेड प्रोडक्शन पे एक परसेंटेज की फॉर्म में या एक रेट की फॉर्म में उससे अपने उस प्रॉपर्टी का राइट या रेंट वसूल करते हैं. वो कहलाता है रॉयल्टी. नॉर्मली ऐसे किन केसेस में होता है? तो लाइक आई एम ओनिंग अ माइन, और मैं उस माइन से खुद मटेरियल एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, और मैंने वो माइन किसी और को मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के हैंड ओवर कर दिया है. तो वो जितना उस माइन से प्रोडक्शन करेगा, मैं उसके प्रोडक्शन पे पर टन कुछ रेवेन्यू चार्ज करूंगा, कुछ रेंट चार्ज करूंगा, कुछ इनकम चार्ज करूंगा. वो रॉयल्टी. सपोज मैंने कोई बुक लिखा है, मैं उसका राइटर हूं, और मैंने अपनी बुक किसी को, पब्लिशर को पब्लिश करने के लिए दिया है. तो पब्लिशर उसे पब्लिश करके सेल करेगा. तो जितनी उसकी कॉपी सेल होंगी, मैं पर कॉपी उससे अपना इनकम चार्ज करूंगा, अपना रेवेन्यू चार्ज करूंगा. दैट इज रॉयल्टी. सपोज कोई मैंने फॉर्मूला जनरेट किया है, या मैंने कोई से सॉफ्टवेयर बनाया है, और मैं वो अपना फॉर्मूला या सॉफ्टवेयर किसी को यूज करने के लिए दे रहा हूँ. लाइक मैं पेटेंट होल्डर हूँ उस सॉफ्टवेयर का, और मैं वो पेटेंट किसी और को यूज करने के लिए दे रहा हूँ, जिससे वो पेटेंट को यूज करके, उस फॉर्मूले को यूज करके वो प्रोडक्ट बनाएगा या सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, और मैं अपनी इनकम लूंगा. तो ये सब रॉयल्टी के केसेस बनते हैं. अब इस रॉयल्टी के केसेस में किस तरह से हम रॉयल्टी की कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह से उस रॉयल्टी की अकाउंटिंग करेंगे, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो मेनली यहाँ आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करके चल सकते हैं. द पार्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ द रॉयल्टी, एंड पार्ट टू, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रॉयल्टी. इन द बुक्स ऑफ द in the books of the royalty provider, in the books of the asset owner, in the books of the asset user. ठीक है. तो सबसे पहले, बिफोर स्टार्टिंग द कैलकुलेशन पार्ट, हम इसकी कुछ टर्मोलॉजीज अंडरस्टैंड करेंगे. और उन टर्मोलॉजीज में द फर्स्ट टर्म इज मिनिमम रेंट. देखिए, बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है. थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजीली माइंड में सेट हो जाएगा. मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट का मतलब इट इज सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड रेंट. इट इज सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड रेंट. इस सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड रेंट का मतलब जो भी लैंडलॉर्ड है, जो भी लैंडलॉर्ड है या जो भी प्रॉपर्टी होल्डर है, जिसने असेट को लीज पे दिया है या असेट को रॉयल्टी पे दिया है, वो और लेसी जिसने वो प्रॉपर्टी लीज पे लिया है, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा, जिस एग्रीमेंट में दे विल डिसाइड द रॉयल्टी पेमेंट. दे विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय वन टू अदर. और वो रॉयल्टी दो फॉर्म में पेबल हो सकती है. वन, बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन. टू, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट. तो यहाँ पे प्रोडक्शन जब स्पेसिफाइड नहीं होता कि दिस मच प्रोडक्शन विल बी देयर और नॉट, तो वहां पे रॉयल्टी में एक मिनिमम रेंट फिक्स कर दिया जाता है कि आपका प्रोडक्शन. गुड आफ्टरनून प्रियंका.
गुड आफ्टरनून अर्पित। तो वहां पे आपका प्रोडक्ट, आपका एक रेंट फिक्स कर दिया जाता है कि आप जब तक ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपको मंथली या एनुअल बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट डेफिनेटली लैंडलॉर्ड को पे करते रहना पड़ेगा, और उस फिक्स अमाउंट के अलावा जितना भी प्रोडक्शन बेसिस रॉयल्टी बनता है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मैं मिनिमम रेंट को ये बोल सकता हूं कि इट इज बेसिकली फिक्स्ड रेंट दैट हैज टू पे बाय द लेसी टू द लैंडलॉर्ड। either actual royalty or royalty based on the production will be this much or lesser। जैसे मिनिमम रेंट फिक्स कर दिया 50,000 और प्रोडक्शन के बेसिस पे रॉयल्टी बन के आती है सपोज 30,000, देन लेसी हैज टू पे 50। हाँ, वहां उसका शॉर्टफॉल रह गया, या शॉर्ट वर्किंग रह गया। तो यहाँ पे मिनिमम रेंट का मतलब इतना सा समझ लीजिए कि ये वो अमाउंट ऑफ रेंट है, ये वो अमाउंट ऑफ रॉयल्टी है, that lessee has to pay to the lessor, the lessee has to pay to the landlord, even production is there or not, चाहे production हो ना हो, this much amount lessee has to pay। Then the term number 2, it's short working। term number 2 आती है short working। short working का मतलब if actual amount of royalty fall below to minimum rent, मतलब आप यूं कह सकते हैं if actual royalty less than minimum rent, then minimum rent minus actual royalty is known as short working। then minimum rent minus actual royalty is known as short working। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सर हमने मिनिमम रेंट रखा ही इसलिए था कि यदि शॉर्ट वर्किंग हुई, यदि एक्चुअली रेंट उतना नहीं बना, यदि रॉयल्टी उतना नहीं बना जितना प्रोडक्शन के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया और जितना हमें मिनिमम चाहिए, यार मैं अपनी एसेट किसी लेसी को यूज करने को दे रहा हूं, तो एटलीस्ट मेरा एक्सपेक्टेशन तो होगा कि मुझे इससे मिनिमम इतना अमाउंट कवर होना चाहिए। मैंने जितना उसमें इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट पे एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे रिटर्न तो मिलता रहना चाहिए। लेकिन हमने रॉयल्टी फिक्स किया उसके प्रोडक्शन के बेसिस पे, यदि उसका प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ, यदि लेसी उस एसेट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो अल्टीमेटली लॉस मुझे हो रहा है क्योंकि मुझे उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रॉयल्टी नहीं मिल पा रहा। तो हमने एक मिनिमम रेंट फिक्स कर दिया, लेकिन इस मिनिमम रेंट को फिक्स करने से लेसी को लॉस हो रहा है। लेसी को लॉस क्यों हो रहा है? सर मिनिमम रेंट फिक्स किया था 50,000 और लेसी ने जो प्रोडक्शन किया उससे रॉयल्टी बना 30,000, बट ही हैज टू पे 50, तो उसको 20,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है। उसको एटलीस्ट इतनी वर्किंग करनी चाहिए थी ताकि वो मिनिमम रेंट तो रिकवर कर पाता, मिनिमम रेंट जितना तो रॉयल्टी प्रोड्यूस कर पाता। तो दैट इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग। यानी इसको सिंपली यदि शॉर्ट में समझें तो मिनिमम रेंट, इफ एक्चुअल रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट, तो ही हैज टू पे मिनिमम रेंट। देन मिनिमम रेंट में जो उसने पे किया है और एक्चुअल रॉयल्टी जो बना है उसका जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग। बेसिकली यू कैन से इट इज द लॉस ऑफ द लेसी। ये लेसी का लॉस है क्योंकि उसे रॉयल्टी नहीं बना है, उतना प्रोडक्शन के बेसिस पे उतना रॉयल्टी नहीं बना है, फिर भी ही हैज टू पे एज पर द टर्म अप टू मिनिमम रेंट। तो इट इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग। थर्ड, जब शॉर्ट वर्किंग है तो नेक्स्ट टर्म अपने आप में आ जाती है एक्सेस वर्किंग। व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, जब एक्चुअल रॉयल्टी एक्चुअली प्रोडक्शन के बेसिस पे जो रॉयल्टी पेबल है, तो प्रोडक्शन के बेसिस पे जो रॉयल्टी पेबल है वो पेबल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है। अब इस चीज को यूं समझ लीजिए कि यदि आपकी एक्चुअल रॉयल्टी जो कि प्रोडक्शन के बेसिस पे कैलकुलेट हुई वो मिनिमम रेंट से कम है, देन यू हैव टू पे मिनिमम रेंट। और यदि आपकी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है तो आपको एक्चुअल रॉयल्टी पे करना है, देन यू हैव टू पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। तो यहां पे हम यूं कह सकते हैं कि the difference between actual royalty and minimum rent is known as excess working, is known as excess working। इसे बोलते हैं excess working। भाई जब देखो रॉयल्टी का अमाउंट डिसाइड होता है ना दोनों पार्टीज के बीच में, जब एग्रीमेंट बनता है ना,
तो एग्रीमेंट कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे डिजाइन किया जाता है। जैसे मैं बुक सेलिंग का एग्जांपल लेता हूं, मैंने बुक राइट किया, मैंने बुक सेलर को, पब्लिशर को बुक पब्लिश करके सेल करने का राइट दे दिया। अब ये कॉपीराइट जब मैंने उससे दिया तो मैंने एक आइडिया लिया कि ऑन एन एवरेज पब्लिशर कितनी बुक्स एनुअल बेसिस पे सेल कर पाएगा। जस्ट मार्केट का एक आइडिया लगाया मैंने, और मेरा आइडिया निकल गया कि सपोज यार मैंने ये सोचा है कि मैं हर बुक पे 100 रुपए का रॉयल्टी चार्ज करूंगा, और मैंने आइडिया लगाया कि हर साल वो 1000 कॉपीज बेच लेगा। अब 1000 कॉपी वो बेच लेगा और हर बुक पे मुझे 100 रुपए का रॉयल्टी मिलेगा। दैट मीन्स एनुअली आई शुड गेट 1 लाख रुपी। एनुअली आई शुड गेट 1 लाख रुपी। इट्स माई एक्सपेक्टेशन एट मिनिमम साइट। यार 1000 कॉपीज ही कैन इजीली सेल, और पर बुक आई एम चार्जिंग अ रॉयल्टी ऑफ 100 रुपीज, तो 1 लाख रुपीज का मेरा साल का रॉयल्टी बनता है। लेकिन फिर मन में एक डाउट आता है, डाउट ये आता है कि यार यदि वो 1000 बुक्स नहीं बेच पाया, मुझे तो कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। तो जब हम ये नेगोशिएशन करके फाइनलाइज करके पहुंचे, तो बुक सेलर के माइंड में भी एक चीज है कि आई हैव टू सेल 1000 बुक्स, क्योंकि मुझे 1 लाख का रॉयल्टी पे करना है। और जो रॉयल्टी देने वाला है, जो राइट देने वाला, राइट ओनर के माइंड में भी एक है कि यार 1 लाख का रॉयल्टी तो मुझे मिलना ही मिलना है, कोई डाउट नहीं। लेकिन यदि बुक सेलर, यदि पब्लिशर 1000 बुक्स नहीं बेच पाया और 900 सेल कर पाता है, तो भी ही हैज टू पे 1 लाख। तो यहां हम उससे बोलते हैं कि उसकी जो वर्किंग है, वो वर्किंग का जो उसने टारगेट लिया था, वो टारगेट 1000 बुक्स का लिया था, लेकिन वो कम बुक्स सेल कर पाया है, तो उसकी शॉर्ट वर्किंग हो गई है, लेकिन रॉयल्टी उसे पूरी पे करनी पड़ेगी, तो उसको लॉस हो गया। इसी तरह यदि वो 1200 बुक्स सेल कर लेता है, देन उसे 1200 बुक्स का रॉयल्टी देना पड़ेगा 1,20,000 रुपीज। एंड इन दिस सिचुएशन अगेन राइट होल्डर का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ज्यादा बुक्स मिल रही है, उसको ज्यादा रॉयल्टी मिल रही है। तो उससे हम बोलते हैं एक्सेस वर्किंग, कि सर उसने 1000 का मिनिमम टारगेट लेके चला था, उससे ज्यादा बुक सेल कर लिए, दैट इज हिज एक्सेस वर्किंग। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सपोज किसी साल उसका शॉर्ट वर्किंग रह गया, उसे मिनिमम रेंट पे करना पड़ा क्योंकि उसकी उतनी सेल नहीं हुई, और यदि उसका किसी साल एक्सेस वर्किंग आ गया जहां रॉयल्टी ज्यादा बन रहा है, मिनिमम रेंट से भी ज्यादा रॉयल्टी बन रहा है, तो क्या वो उस एक्सेस वर्किंग से, उस एक्सेस अमाउंट ऑफ रॉयल्टी से, जो कि वो मिनिमम रेंट के ऊपर पे कर रहा है, क्या अपना पुराना लॉस रिकवर कर सकता है? क्या वो राइट होल्डर को जाके बोल सकता है कि सर पिछला साल मैंने आपको 1 लाख का रॉयल्टी दिया, जबकि 90,000 का ही रॉयल्टी बना था एज इट वाज मिनिमम, तो मेरे को 10,000 का लॉस हो गया था, लेकिन इस साल मैंने ज्यादा बुक्स सेल किया और मिनिमम रेंट से ऊपर मुझे रॉयल्टी आपको पे करना पड़ रहा है, तो अरे सर तो गड़बड़ है ना, दोनों तरफ में आप ही का प्रॉफिट कैसे? तो इफ शॉर्टफॉल इज देयर, आई एम रेडी टू पे मिनिमम रेंट, बट इफ एक्सेस वर्किंग विल देयर, तो आप मुझे अलाउ करो कि यदि मैंने पिछले साल कभी भी शॉर्ट वर्किंग किया है और उसका मुझे लॉस हुआ है, तो लॉस मुझे सेट ऑफ करने दो यार, ऐसा तो नाइंसाफी नहीं करना। तो यहां एक और टर्म निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं रिक्यूपमेंट। रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या है? सर रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग है सेट ऑफ शॉर्ट वर्किंग out of excess working in subsequent year or years. Set off of short working out of the excess working in subsequent year or years, मतलब यदि किसी साल आपकी शॉर्ट वर्किंग की वजह से आपको लॉस हुआ है, तो वो लॉस आप उसके बाद के सालों में, किसी भी साल में यदि एक्सेस वर्किंग होती है, तो उस एक्सेस वर्किंग से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन ये अगेन एग्रीमेंट पे डिसाइड होगा, दोनों पार्टीज बैठेंगे और एक एग्रीमेंट बनाएंगे, और उसमें ये रिक्यूपमेंट डिसाइड होगा कि रिक्यूपमेंट पॉसिबल है या नहीं, और यदि है तो उसकी टर्म्स कंडीशन क्या है। अब उसकी टर्म्स कंडीशन क्या हो सकती है?
यहाँ पे यदि आप परमानेंट रिक्रूटमेंट किसी को अलाउ कर देते हो कि यार जब भी शॉर्ट वर्किंग हुआ ना तो किसी भी साल के एक्सेस वर्किंग से तुम सेट ऑफ कर सकते हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पब्लिशर या यू कहें वहां पे लेसी थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। और फ्री होने का मतलब, बोले शॉर्ट वर्किंग होता है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्या ही फर्क पड़ता है, शॉर्ट वर्किंग अगले कभी भी एक्सेस वर्किंग होगा उससे रिकवर कर लेंगे, अपने को लॉस नहीं होने वाला। और वहीं पे जो राइट होल्डर है या जो लैंडलॉर्ड है उसको कभी भी एडिशनल वर्किंग का एक्स्ट्रा प्रॉफिट का बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे कंडीशन किस तरह से इंपोज की जा सकती है, किस तरह की कंडीशन लगाई जा सकती है, तो इसमें दो तरह की कंडीशन लगाई जा सकती है। इसको रिक्रूटमेंट के अंदर दो तरह का राइट मिल सकता है, एक फिक्स्ड राइट और एक मिल सकता है फ्लक्चुएटिंग राइट। फिक्स्ड राइट और फ्लक्चुएटिंग राइट। व्हाट इज फिक्स्ड राइट एंड फ्लक्चुएटिंग राइट? लाइक फिक्स्ड राइट में उनके बीच में एग्रीमेंट बन रहा है, तो एक टर्म डाल दिया गया कि if any short working is there in initial period of the royalty agreement, if any short working there in initial period of royalty agreement, then that short working can be adjust or set off again out of excess working in that specified period only। मतलब सिंपल सिंपल सा एक इसमें क्लॉज डाल दिया कि आप जो शॉर्ट वर्किंग होगा वो रॉयल्टी के या रॉयल्टी एग्रीमेंट के 4 या 5 साल या 6 साल जो भी एक टाइम पीरियड दिया है उस फिक्स्ड पीरियड में ही सेट ऑफ कर सकते हैं, उस फिक्स्ड पीरियड में ही सेट ऑफ कर सकते हैं। यू कैन से शॉर्ट वर्किंग कैन बी सेट ऑफ इन fixed years from the date of agreement। मतलब जो भी शॉर्ट वर्किंग है वो एग्रीमेंट की डेट से कुछ सालों के अंदर ही सेट ऑफ की जा सकती है। मतलब हमने क्लॉज डाल दिया सपोज कि यार वट एवर शॉर्ट वर्किंग इज देयर, वेन एवर शॉर्ट वर्किंग इज देयर, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एक्सेस वर्किंग विद इन फर्स्ट 5 years या विद इन फर्स्ट 3 years। मतलब आज एग्रीमेंट बना है तो आज से 3 सालों के अंदर यदि आपको शॉर्ट वर्किंग होती है तो वो इन्हीं 3 सालों के एक्सेस वर्किंग से सेट ऑफ होगी। उसके 3 साल के बाद यदि आपको कोई शॉर्ट वर्किंग होती है दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ, वो फिर कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकती, दैट यू हैव टू बियर। ये कहलाता है फिक्स्ड राइट। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन केस ऑफ फिक्स्ड राइट क्या राइट मिल रहा है, किस तरह का राइट मिल रहा है? शॉर्ट वर्किंग कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एक्सेस वर्किंग, पहली चीज, लेकिन उसका पीरियड फिक्स कर दिया गया, लाइक इन फर्स्ट 3 year और इन फर्स्ट 4 years। आफ्टरवर्ड यदि कोई भी शॉर्ट वर्किंग बचा या कोई भी शॉर्ट वर्किंग हुआ दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ, फिर वो सेट ऑफ करने का परमिशन नहीं मिलेगा। ये कहलाता है फिक्स्ड राइट। नाउ व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग राइट? फ्लक्चुएटिंग राइट क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग राइट में हम एक फिक्स्ड पीरियड तो डिसाइड करते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड पीरियड हर शॉर्ट वर्किंग के लिए अलग होता है। वो फिक्स्ड पीरियड हर शॉर्ट वर्किंग के लिए अलग होता है। मतलब ऐसा कोई फिक्स पीरियड नहीं कि फर्स्ट 3 year और फर्स्ट 4 year। हमने डिसाइड किया कि एनी शॉर्ट वर्किंग कैन बी सेट ऑफ इज वर्किंग इन नेक्स्ट 2 years। मतलब जब भी शॉर्ट वर्किंग हुआ उस शॉर्ट वर्किंग के आने वाले अगले 2 सालों में आप उस शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 सालों की एक्सेस वर्किंग से सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी ईयर 1 में यदि शॉर्ट वर्किंग हुआ तो दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ईयर 2, ईयर 3। सपोज ईयर 2 में भी शॉर्ट वर्किंग हो गया तो दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ईयर 3, ईयर 4। सपोज ईयर 4 में जाके फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ईयर 5, ईयर 6। तो जब भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसके नेक्स्ट या उसके सब्सिक्वेंट कुछ सालों में आप उस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग पीरियड या फ्लक्चुएटिंग राइट। शॉर्ट वर्किंग
can be set off in specified period specified subsequent year from the year of short working. बात समझ में आया? यहां तक की जो टर्म्स हमने डिस्कस किए, क्या वो टर्म्स क्लियर हैं सभी को? यहां तक की जो हमने टर्म्स क्लियर किया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कंफर्म करिएगा गाइस प्लीज। और इन दोनों केसेस में, फिक्स पीरियड में भी और फ्लक्चुएटिंग, यदि आपका शॉर्ट वर्किंग उस स्पेसिफाइड पीरियड में रिक्यूप नहीं हो पा रहा है, सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो वो लैप्स हो जाएगा। देन दैट शॉर्ट वर्किंग विल बी लैप्स्ड, और उसे आप फिर बाद में कभी भी कवर नहीं कर सकते। तो ये 3 और 4 सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें ध्यान रखना है, दैट विल अफेक्ट आवर कैलकुलेशन एज वेल एज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसके अलावा एक दो चीज और एग्रीमेंट में इंक्लूड की जा सकती है, जैसे ओके गुड, जैसे यदि कभी स्ट्राइक हो गया फैक्ट्री में या लॉकआउट हो गया, तो उस स्ट्राइक को यहाँ तो हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्ट्राइक इज देयर, तो वहां एक पॉसिबिलिटी बनती है कि इफ इट इज रिटन इन एग्रीमेंट इन केस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट, आपका जो मिनिमम रेंट है वो मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेटली टू द पीरियड ऑफ स्ट्राइक रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए कि जैसे पूरे साल का मिनिमम रेंट आप 60,000 रुपीज है, यानी मंथली 5,000 हो गया, और सपोज 2 महीने का स्ट्राइक रहता है, तो मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 60 टू 50, उसे प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये भी एग्रीमेंट में होता है, तो ये भी एक टर्म बन सकती है। तो ये था सारा हमारा टर्मोलॉजी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ इस टर्मोलॉजी के बाद पहले हम अकाउंटिंग एंट्रीज समझ लेते हैं, जो कि बहुत आसान है और बहुत सिंपल है अकाउंटिंग एंट्रीज, और फिर उन अकाउंटिंग एंट्रीज के बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। बाकी और कुछ खास चीज नहीं है इस चैप्टर के अंदर। कैलकुलेशन में आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। अकाउंटिंग एंट्रीज की बात कर रहे हैं, लेसी या लाइसेंस होल्डर और लाइसेंसी, लेसी या पब्लिशर, यानी यू कैन से द राइट यूजर, जो भी राइट यूज कर रहा है उसकी बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी, और फिर राइट प्रोवाइडर की बुक्स में अकाउंटिंग देखेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ राइट यूजर, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, राइट होल्डर या यूजर। राइट होल्डर और राइट यूजर की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी? तो यहां सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर एंड हुआ और रॉयल्टी ड्यू हुई। अब रॉयल्टी ड्यू हुई थी तो या तो शॉर्ट वर्किंग पॉसिबल है या एक्सेस वर्किंग पॉसिबल है। रॉयल्टी ड्यू होने पे एंट्री, रॉयल्टी हमारा एक्सपेंसेस है, तो रॉयल्टी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। लेकिन जो हमारी लाइबिलिटी बनेगी टुवर्ड्स लेसर और लैंडलॉर्ड, तो हमारी लाइबिलिटी तो पूरी बनेगी। मैं शॉर्ट वर्किंग का एग्जांपल ले रहा हूं, हमारी लाइबिलिटी तो पूरी बनेगी। लैंडलॉर्ड को आप क्रेडिट करोगे मिनिमम रेंट से, जो कि आपको पे करना ही करना है। रॉयल्टी आप डेबिट करोगे एक्चुअल रेंट से। सर एक्चुअल रेंट से क्यों? हमें तो मिनिमम रेंट पे करना है ना, दैट इज आवर एक्सपेंसेस। यस, लेकिन यदि आपको शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप करने का पावर राइट मिला हुआ है, तो आप अभी शॉर्ट वर्किंग वाले पार्ट ऑफ रेंट को अपना एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, बिकॉज यू कैन रिकवर इट, यू कैन सेट ऑफ इट, यू कैन
रिवर्स इट, तो जितना वो शॉर्ट वर्किंग हुआ उसे एक अलग अकाउंट में रख देंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में, दैट इज मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट सब्जेक्ट टू रिक्यूपमेंट राइट मिला हुआ है। इज इट क्लियर? रॉयल्टी ड्यू हुआ, रॉयल्टीज आर एक्सपेंसेस, व्हाट अमाउंट ऑफ रॉयल्टी यू आर सपोज टू पे सर, actual royalty or minimum royalty, whichever is higher, okay? But currently suppose there is short working, guys एक second hold कीजिएगा please। बात समझ में आया कि यहाँ पे हमारे पास जितना रॉयल्टी हमें पे करना है दैट इज एक्चुअल रॉयल्टी, उसको तो मैंने डेबिट कर दिया, ऑलवेज एक्चुअल रॉयल्टी विल बी डेबिटेड, लेकिन पेमेंट कितना करना है? तो सर यदि एक्चुअल रॉयल्टी, हाँ कम ऑन, यदि आपकी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो यू हैव टू पे मिनिमम रेंट, तो योर लाइबिलिटी टू पे रेंट इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, तो लाइबिलिटी लैंडलॉर्ड की हमने क्रिएट की है इक्वल टू मिनिमम रेंट, एंड जो भी शॉर्ट वर्किंग रहा है वो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में डेबिट कर दिया, इट इज आवर असेट, मतलब मैं पे ज्यादा कर रहा हूँ, एक्चुअल रेंट से ज्यादा पे कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे वापस मिल जाएगा जब भी मैं रिक्यूप कर पाऊंगा, तो मैंने उसे असेट की तरह शॉर्ट वर्किंग में डेबिट कर दिया है। नाउ अब रॉयल्टी पेमेंट कर देते हैं, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू टीडीएस। टीडीएस का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, टीडीएस का कॉन्सेप्ट पता ही होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जिसका यहाँ इनकम जनरेट होती है वो सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट कर लेता है, तो यदि ऐसा कोई कंडीशन आता है कि आपको टीडीएस के लिए बोला गया है तो आपको टीडीएस काटना है, तो लैंडलॉर्ड डेबिट हो जाएगा जितना भी अमाउंट पे करना है उससे, और बाकी पेमेंट हो जाएगा टीडीएस डिडक्ट करके, ठीक है। नाउ व्हाट, नाउ वो अपनी ये रॉयल्टी अकाउंट को ट्रांसफर कर देगा पीएनडल में, पीएनडल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, ये हो गई आपकी ट्रांसफर एंट्री। तो ये 3 एंट्रीज यहां बन गई हमारी। इन केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग एंट्री बहुत सिंपल है, रॉयल्टी ड्यू हुआ, रॉयल्टी के एक्सपेंसेस को डेबिट किया, जितना पे करना है उतना ड्यू किया, और डिफरेंस शॉर्ट वर्किंग था असेट के लिए डेबिट किया, देन रॉयल्टी का पेमेंट किया आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस इफ एनी, एंड देन उस रॉयल्टी एक्सपेंसेस को पीएनडल में, हाँ रॉयल्टी एक्सपेंसेस डिपेंड करता है कि वो पीएनडल में जाएगा या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि यदि ये रॉयल्टी सिर्फ सेल से रिलेटेड है तो ये पीएनडल में जाएगी, और यदि ये रॉयल्टी प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगी। आर यू गेटिंग इट? मतलब माइन से एक्सट्रैक्ट करने पे रॉयल्टी दे रहे हो तो प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगी, प्रोडक्ट को सेल करने पे सेल बेसिस पे रॉयल्टी दे रहे हो तो पीएनडल में जाएगी। तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट वो तो हमारा क्लियर रहना ही चाहिए। डायरेक्ट पार्ट की रॉयल्टी दे रहे हो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाते हैं, और इनडायरेक्ट पार्ट पे रॉयल्टी दे रहे हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनडल अकाउंट में जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये हमारा फर्स्ट फेज हो गया
व्हेन शॉर्ट वर्किंग इज देयर। अब बात करते हैं व्हेन एक्सेस वर्किंग इज देयर। अब एक्सेस वर्किंग के केस में क्या होगा? एक्सेस वर्किंग के केस में क्या होगा? अगेन आ रहा हूं फर्स्ट एंट्री पे। एक्सेस वर्किंग के केस में सर रॉयल्टी तो हमारा एक्सपेंसेस है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, कॉन्सेप्ट वही है। रॉयल्टी डेबिट कितने एक्सपेंसेस, रॉयल्टी का एक्सपेंसेस कितना डेबिट करोगे, रॉयल्टी का एक्सपेंसेस कितना डेबिट करोगे? सर ऑब्वियसली एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी। अब यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो यू हैव टू पे एक्चुअल रॉयल्टी। यहाँ आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है। ऊपर का केस क्या था? व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, तो शॉर्ट वर्किंग आ गया। यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, तो मिनिमम रेंट का कोई सवाल ही नहीं, तो मतलब ही नहीं है उस बात से। यू हैव टू पे एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी विल बी योर एक्सपेंसेस एंड एक्चुअल रॉयल्टी विल बी योर लायबिलिटी टू पे। ठीक है सर, पे कर दें? नहीं 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 नहीं, रुको, पे मत करो, पे मत करो। यदि पिछले ईयर में कहीं शॉर्ट वर्किंग हुई थी एंड दैट शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड फ्रॉम एक्सेस वर्किंग, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सेस वर्किंग है आपके पास, क्योंकि आपकी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी से ज्यादा है। अब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी से ज्यादा है तो आप अपनी शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे रिक्यूब कर सकते हैं। हाँ सर, तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करते हैं। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट शू शॉर्ट वर्किंग, ये हमने कर दिया रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। कितनी रिक्यूब होगी सर ये शॉर्ट वर्किंग? सर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कितनी होगी? तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग कितनी रिक्यूब होगी? फर्स्ट डिपेंड करता है एक्सेस वर्किंग कितनी थी, सेकंड डिपेंड करता है कौन सी शॉर्ट वर्किंग लैप्स नहीं हुई है, वही रिक्यूब हो सकती है। तो ये सारी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी करके रखेंगे बिफोर जनरलाइज देम। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हमने रिक्यूब कर लिया। देन आगे का प्रोसेस वही, क्या? पे द अमाउंट, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक टू टीडीएस, ये हमने पे कर दिया। कौन सा अमाउंट अब आप पे करोगे? यहां से जितनी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हो गई है उसके बाद बचा हुआ अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट, फर्स्ट और सेकंड एंट्री का डिफरेंस। देन देन वही पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, ये ट्रांसफर एंट्री हो गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ एक एक्स्ट्रा एंट्री भी हम ध्यान रखेंगे कि यदि कोई शॉर्ट वर्किंग जो रिक्यूब नहीं हो सकती है वो लैप्स हो जाएगी, तो उसको हम पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग लैप्स्ड। चलिए, तो अब मुझे बताइए यहां तक सारी एंट्रीज क्लियर है? यहां तक सारी एंट्रीज क्लियर हैं? जस्ट होल्ड अ सेकेंड, एक बार एंट्रीज आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि अब हम पहले यहां तक एक क्वेश्चन देखेंगे।
यस सर, क्लियर, ओके गुड। चलो, तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। द बिहार कोल कंपनी holds a lease of coal mines for a period of 12 years. 12 साल का लीज लिया है कोल माइन का, commencing from 1st April 2006, and according to the lease company is to pay 7.5 rupees per ton with a minimum rent of 1,50,000 per year. ये टर्म बहुत क्लियर, मिनिमम रेंट इज 1,50,000 and the amount of royalty is 7.5 rupee per ton. Short working can, however, be recovered out of the royalty in excess in the minimum rent of the minimum rent of the next 2 years only. शॉर्ट वर्किंग यदि कभी भी होती है तो दैट शॉर्ट वर्किंग कैन बी एडजस्टेड, कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम एक्सेस वर्किंग। कब तक? नेक्स्ट 2 ईयर। तो कौन सा राइट मिला है? फिक्स्ड रिक्यूपमेंट राइट कौन सा है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? तो इट इज फ्लक्चुएटिंग रिक्यूपमेंट राइट, कि जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी वो उस शॉर्ट वर्किंग ईयर के अगले 2 सालों के अंदर रिकवर कर सकते हो। 2 साल के बाद वो रिकवर नहीं होगी, वो लैप्स हो जाएगी। ठीक है। फॉर द ईयर ऑफ अ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट इज टू बी रिड्यूस टू 60%। स्ट्राइक क्लॉज आ गया कि जिस साल स्ट्राइक होगा उस साल मिनिमम रेंट को 60% पे रिड्यूस कर दिया जाएगा। द आउटपुट इन टन फॉर द 6 ईयर इज, सेकेंड ईयर 6 ईयर्स का आउटपुट दिया हुआ है और इसमें लास्ट वाले ईयर में बोला है स्ट्राइक है, लेजर बनाना है। चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया। वर्किंग डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका वर्कशीट बनाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे और कैसे हम एंट्रीज या लेजर बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी। स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग रॉयल्टी। अब यहाँ पे आपके पास शॉर्ट वर्किंग भी है, यहाँ पे एक्सेस वर्किंग भी है, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने का पावर भी हमारे पास, राइट भी हमारे पास है। तो फिर उन सभी के हिसाब से कॉलम बनेंगे। ईयर, देन आउटपुट ले लेते हैं, देन एक्चुअल रॉयल्टी, देन मिनिमम रेंट। शॉर्ट वर्किंग है तो शॉर्ट वर्किंग ले लेते हैं, एक्सेस वर्किंग ले लेते हैं, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप ले लेते हैं, ओके, एंड शॉर्ट वर्किंग लैप्स ले लेते हैं। आप चाहो तो इसमें रॉयल्टी पेबल का हेडिंग भी डाल सकते हो, रॉयल्टी पेबल की कैलकुलेशन भी कर सकते हो, तो वो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, या फिर मैं कोशिश करता हूँ उसको ऐड कर पाऊँ। तो देखते हैं, जगह बनाते हैं उसके लिए। आउटपुट, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग लैप्स्ड और रॉयल्टी पेबल। फाइन। चलिए, ईयर, तो हमारे पास क्वेश्चन में ईयर कहां से है? 2006-7 से, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 और 10-11 एंड 11-12। ये हो गए आपके ईयर। नाउ इन ईयर्स के आउटपुट, राइट डाउन द आउटपुट। 10, 12, 25, 20, 50, 10,000, 12,000, 25,000,
20,000, 50,000 and 15,000, and this one is our strike year. नाउ एक्चुअल रॉयल्टी का रेट है आपका 7.5 एट द रेट ऑफ 7.5 पर टन। तो आपने आउटपुट को 7.5 से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट लिख दीजिए। आउटपुट को 7.5 से मल्टीप्लाई करके 75,000, 90,000, 1,87,500, 20 इंटू 75 मतलब 1,50,000, 50,000 इंटू 7.5 तो ये हो गया 90, 50,000, 3,75,000 और 15,000 इंटू 7.5 तो 1,12,500। ये आ गया हमारा मिनी एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी के बाद अब मिनिमम रेंट भी वहां पे ड्रॉ कर देते हैं। मिनिमम रेंट हमारा था 1,50,000 रुपीज। But in strike year, your minimum rent will be reduced to 60%. तो स्ट्राइक ईयर में 60% यानी 90,000 रुपीज। ये हमारा शॉर्ट वर्क मिनिमम रेंट आ गया। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था। अब देखते हैं किसी साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है क्या। फर्स्ट ईयर, यस, शॉर्ट वर्किंग इज देयर। 75,000 का शॉर्ट वर्किंग है सर। एक्चुअल रॉयल्टी 75, मिनिमम रेंट 150 पे करना है, तो 75,000 का शॉर्ट वर्किंग है। इन नेक्स्ट ईयर 60,000 का शॉर्ट वर्किंग है। इन नेक्स्ट ईयर एक्सेस वर्किंग है 37,500 का। इन नेक्स्ट ईयर नो एक्सेस नो शॉर्टेज। इन नेक्स्ट ईयर अगेन एक्सेस वर्किंग है 2,25,000 का। एक्सेस वर्किंग है 2,25,000 का। और इन लास्ट ईयर अगेन एक्सेस वर्किंग है 22,500 का। तो ये हमने शॉर्ट वर्किंग एक्सेस वर्किंग मार्क कर लिया। एंड आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। शॉर्ट वर्किंग आ रहा है मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट से, और एक्सेस वर्किंग आ रहा है एक्चुअल रेंट माइनस मिनिमम रेंट से। यहां तक ऑल गुड? यहां तक ऑल गुड? चलिए अब शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट को चेक करते हैं कि शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट का क्या टर्म था हमारे पास। शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट, वेरी गुड, ओके प्रियंका, अर्पित, बढ़िया। शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट का क्या रूल था सर? शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड और रिकवर्ड इन नेक्स्ट 2 years ओनली। मतलब ये है सर, ये जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है यहाँ पे, ये जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है यहाँ पे, दिस शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड इन नेक्स्ट 2 year, 1 year, 2 year। मतलब ये यहाँ तक रिक्यूप हो सकता है, और यदि यहाँ पे रिक्यूप नहीं हुआ तो ये लैप्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है दैट कैन बी रिक्यूब्ड इन नेक्स्ट 2 years। जो भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है दैट कैन बी रिक्यूब्ड इन नेक्स्ट 2 years। तो ये वाला शॉर्ट वर्किंग यहां तक रिक्यूब हो सकता है, अदरवाइज लैप्स हो जाएगा। ये वाला शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट 2 year यानी यहां तक रिक्यूब हो सकता है, अदरवाइज लैप्स हो जाएगा।
डिड यू गेट इट? इस 75,000 की शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने के लिए 2 साल मिल रहे हैं, और इस 60,000 की शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने के लिए भी 2 साल मिल रहे हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई कि ये 75,000 रुपीज जो शॉर्ट वर्किंग है, ये इन 2 सालों में रिक्यूप हो सकती है, और ये जो 60,000 की शॉर्ट वर्किंग है, ये इन 2 सालों में रिक्यूप हो सकती है, अदरवाइज लैप्स हो जाएगी। मुझे एक बार अश्योरेंस दे दीजिए, बात ये वाला रूल समझ में आ गया। अब चलते हैं, यहाँ कोई रिक्यूपमेंट नहीं, यहाँ रिक्यूपमेंट नहीं। नाउ दैट 75,000 रुपीज का शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड हेयर, लेकिन रिक्यूब करने के लिए एक्सेस वर्किंग सिर्फ 37,500 रुपीज का ही है मेरे पास। एक्सेस वर्किंग सिर्फ 37,500 का ही है। तो आउट ऑफ 75,000, 37,500 तो रिकवर हो जाएगा, और बाकी शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो जाएगा 37,500। ये हो गया सर ये वाला शॉर्ट वर्किंग का काम तमाम। देन नेक्स्ट ईयर 60,000 का शॉर्ट वर्किंग था, वो यहां रिकवर नहीं हो सका। 37 यहां उसका लास्ट ईयर था, यहां भी रिकवर नहीं हो सका क्योंकि एक्सेस वर्किंग ही नहीं है। तो ये 60,000 वाली शॉर्ट वर्किंग भी यहां पे आके लैप्स हो जाएगी। ये 60,000 की शॉर्ट वर्किंग भी यहाँ पे आके लैप्स हो जाएगी, और फिर तो शॉर्ट वर्किंग बचा ही नहीं, तो यहाँ पे सब डैश। फटाफट देखें इसको, और उसके बाद लास्ट कॉलम पे आए। कितना रॉयल्टी पेबल है? रॉयल्टी पेबल कितना है? रॉयल्टी पेबल एक्चुअल रेंट, रॉयल्टी पेबल एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर। अभी देखो, इन फर्स्ट ईयर actual rent was 75,000, minimum rent was 1,50,000, तो कितना रॉयल्टी पे करना रहेगा सर? विच एवर इज हायर। सेकेंड ईयर 90,150, हाउ मच? 150 टू बी पेड। थर्ड ईयर 187, 150, विच एवर इज हायर। सर एक्चुअल रॉयल्टी, ना ना ना, रुको रुको, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, क्या? यहाँ पे एक्सेस वर्किंग था, और वो पूरा का पूरा एक्सेस वर्किंग हमने यूटिलाइज कर लिया है। वो पूरा का पूरा एक्सेस वर्किंग शॉर्ट वर्किंग में काम में आ गया है, तो यहां भी रॉयल्टी पेबल 150 ही बचा है। नेक्स्ट ईयर 150, नेक्स्ट ईयर विच एवर इज हायर। एक्सेस वर्किंग है, क्या एक्सेस वर्किंग रिक्यूपमेंट में काम में आया? नहीं आया, यहाँ कोई काम में नहीं आया। इस जगह देखो, कहीं काम में नहीं आया, तो पूरा 375। लास्ट ईयर अगेन 1,12,500। अब आप बोलेंगे इस कॉलम को एक नाम दे दें कैलकुलेशन के लिए, तो इसको मैं एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देता हूं, यदि आपको समझ में आता है तो। एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। इस तरीके से आप एक्चुअल पेमेंट का अमाउंट निकाल सकते हैं। देखो गाइस, सारा खेल कैलकुलेशन का है, उसके बाद एंट्री पार्ट इज वेरी इजी। रॉयल्टी पेबल चेक कर लो, ऐसे ही निकाला हमने। एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। इन दोनों में ये हायर था, इन दोनों में ये हायर था, इन दोनों में ये हायर था, लेकिन शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड माइनस कर दिया। सेम, इन दोनों में ये हायर था, इन दोनों में ये हायर था। तो उस तरह से हमारा रॉयल्टी पेबल निकल जाएगा। टेक योर टाइम, आराम से चेक कर लो, कंफर्म कर दो कि बात पूरी तरह समझ में आ गई है एंड एवरीथिंग इज क्लियर। आई वांट कंफर्मेशन, एवरीथिंग इज क्लियर, द होल कैलकुलेशन इज क्लियर।
ये SWR और SWL समझ नहीं आया, ओके वापस समझ लें। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग लैप्स्ड, वापस समझे। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग लैप्स्ड। यहां देखो, यहां शॉर्ट वर्किंग, जहां भी शॉर्ट वर्किंग होता है, ये शॉर्ट वर्किंग था हमारा, हमें ये शॉर्ट वर्किंग रिकवर करने का राइट मिला है। लेकिन ये शॉर्ट वर्किंग कैसे रिकवर होगी, इसके लिए दो चीजें चेक करनी है। पहला, इस शॉर्ट वर्किंग के आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में कहीं ना कहीं एक्सेस वर्किंग आनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, लेकिन वो एक्सेस वर्किंग इस शॉर्ट वर्किंग के बाद के सिर्फ 2 सालों में ही होनी चाहिए, तभी रिक्यूप हो सकती है। दिस शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड इन नेक्स्ट 2 years। ये शॉर्ट वर्किंग अगले 2 सालों में रिक्यूप हो सकती है, सब्जेक्ट टू कि अगले 2 सालों में हमारे पास वर्किंग हो। तो 75,000 जो 6-7 की शॉर्ट वर्किंग है, 75,000 जो 2006-7 की शॉर्ट वर्किंग है, 7-8 और 8-9 तक रिक्यूप हो सकती है। 7-8 और 8-9 तक रिकवर हो सकती है। 7-8 में हमारे पास कोई एक्सेस वर्किंग नहीं है, लेकिन 8-9 में हमारे पास एक्सेस वर्किंग है। तो मैं यहां से ये वाली शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर दूंगा। तो ये शॉर्ट वर्किंग मेरी रिकवर हो गई 37,500। इतनी रिकवर हो सकती है, जितनी एक्सेस वर्किंग है उतनी ही रिकवर हो सकती है, उतनी रिकवर कर दी मैंने। लेकिन मेरी शॉर्ट वर्किंग थी 75,000, उसमें से 37,500 तो रिक्यूप हो गई, रिकवर हो गई। अभी भी 37,500 की शॉर्ट वर्किंग बच गई। क्या मैं उसे आगे रिकवर कर सकता हूं? नहीं सर, क्योंकि उसको रिकवर करने के लिए 2 साल मिले थे और वो 2 साल खत्म हो गए हैं। अब वो आगे रिकवर नहीं हो सकती। यदि वो रिकवर नहीं हो सकती तो उसे हम लैप्स के कॉलम में डाल देंगे कि दिस शॉर्ट वर्किंग कैन नॉट बी रिकवर्ड। शॉर्ट वर्किंग माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग लैप्स। रिक्यूब कितनी हो सकती है वो टर्म्स पे डिपेंड करता है। रिक्यूब हो सकती है 2 सालों में, 2 सालों में सिर्फ 37,500 का ही एक्सेस मिला, तो 37,500 एक्सेस था वो तो रिकवर में काम में ले लिया हमने। लेकिन शॉर्ट वर्किंग 75,000 की थी, वो रिकवर नहीं हो पाई, आधी शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हो पाई, वो लैप्स हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास शॉर्ट वर्किंग आई 60,000 रुपीज की। अब इस शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के लिए हमारे पास 1-2 साल है। लेकिन इन दोनों साल के अंदर आके मैं देखता हूं तो मेरे पास कोई एक्सेस वर्किंग नहीं है जिससे ये 60,000 रिकवर हो पाए। ना ही यहां पे कोई एक्सेस वर्किंग है, ना ही यहां पे कोई एक्सेस वर्किंग बची है, क्योंकि ये वाली जो एक्सेस वर्किंग थी ऑलरेडी काम में आ चुकी है। तो ये 60,000 इन 2 सालों में रिकवर हो सकते थे, नहीं हो पाए क्योंकि उसके लिए एक्सेस वर्किंग अवेलेबल नहीं थी। तो इसको हमने सीधा सीधा लैप्स में डाल दिया कि ये शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो गई सर। नाउ क्लियर? चलिए अब इसकी अकाउंटिंग देखते हैं। और अकाउंटिंग में मेनली हमें दो अकाउंट बनाना है, लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग, और एक रॉयल्टी अकाउंट। 3 अकाउंट बनाने हैं। तो पहले बनाते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट। दूसरा रॉयल्टी अकाउंट। थर्ड बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट।
चलिए सबसे पहले फर्स्ट एंट्री 2006-7 रॉयल्टी ड्यू हुआ। रॉयल्टी ड्यू होने का जर्नल एंट्री, क्या उसमें शॉर्ट वर्किंग है? हाँ सर है। तो रॉयल्टी ड्यू होने का जर्नल एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड में आएगा 2006-7 31 मार्च 7 बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग। देखिए रॉयल्टी ड्यू हुआ है एक्चुअल रेंट से 75,000 और 75,000 चला गया है शॉर्ट वर्किंग में। रॉयल्टी ड्यू हुआ है 75,000 और 75,000 चला गया है शॉर्ट वर्किंग में। दोनों अकाउंट में डबल एंट्री कर देते हैं। रॉयल्टी अकाउंट में हो जाएगा 31 मार्च 2007 को टू लैंडलॉर्ड 75,000 और शॉर्ट वर्किंग में भी 31 मार्च 2007 को टू शॉर्ट वर्किंग 75,000। ठीक है, पहली एंट्री हुई हमारी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड में बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, और रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग में टू लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड। अब दूसरी एंट्री होती है रॉयल्टी का पेमेंट। तो लैंडलॉर्ड को हम रॉयल्टी पे कर देंगे 31 मार्च 2007 को टू बैंक। टीडीएस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अज्यूमिंग की पूरा ही पेमेंट करना है। कितना पेमेंट हुआ? ये रॉयल्टी पेमेंट 150, ये पूरा पेमेंट कर दिया हमने 150 और ये अकाउंटिंग ईयर हमारा खत्म हो गया। जैसे अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, जो रॉयल्टी था उस रॉयल्टी को आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। रॉयल्टी पीएनएल में ट्रांसफर हो गई और जो शॉर्ट वर्किंग है उसे रिक्यूप करने का हमारे पास राइट है, तो ये एज एन असेट आगे कैरी हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। और 1 अप्रैल 2007 को इसे हम ले आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हम रिक्यूप कर सकते हैं। वापस एक दिखाता हुआ चल रहा हूं, ये पहले साल की एंट्रीज। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्लोज नहीं होगा, ये हमारी असेट है, हम इसे रिकवर कर सकते हैं। ये हमारे एक तरह से डेटर्स हैं, यूं मान के चलिए। नेक्स्ट ईयर फिर रॉयल्टी ड्यू 31 मार्च 2008। इस साल भी शॉर्ट वर्किंग था तो सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। बाय रॉयल्टी 90,000 का रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग 60,000 का शॉर्ट वर्किंग और टू बैंक 150 का पेमेंट। सेम एंट्री वापस इस साल भी, और यही एंट्रीज रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग में दे देते हैं। मार्च 8 टू लैंडलॉर्ड रॉयल्टी 90,000 बाय पी एंड एल रॉयल्टी 90,000, ईयर क्लोज। शॉर्ट वर्किंग में आते हैं, यहां देखिएगा ऑलरेडी सम शॉर्ट वर्किंग इज देयर। 31 मार्च 2008 को टू लैंडलॉर्ड 60,000 का शॉर्ट वर्किंग और आ गया, और अभी ये दोनों शॉर्ट वर्किंग अभी भी रिक्यूप हो सकती है क्योंकि 2 साल मिले थे। पहले वाले के 2 साल पूरे बाकी है, दूसरी वाली का 1 साल अभी, पहले वाली का 1 साल अभी भी बाकी, दूसरी वाली का 2 साल पूरा बाकी है। तो हम बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस सीडी।
और 1 अप्रैल 2008 को वापस बैलेंस नीचे कैरी कर लेंगे, ब्रॉट डाउन। ये चीज यहां से समझ में आ सकती है, ऊपर ले रहा हूं। ये देखो, ये जो 2 साल की शॉर्ट वर्किंग थी, ये जो 2 साल की शॉर्ट वर्किंग थी, ये अभी तक नीदर लैप्स हुई है ना ही रिक्यूप हुई है। तो 2 साल के एंड तक हमारे पास टोटल 135 की शॉर्ट वर्किंग चल रही है। डन, ओके। नेक्स्ट ईयर फिर रॉयल्टी आएगी 31 मार्च 2009। और इस साल कितनी रॉयल्टी पेबल आएगी, इस साल कितनी रॉयल्टी पेबल आएगी? रॉयल्टी पे यहाँ पे जो पेबल अमाउंट है वो हमेशा एक्चुअल रॉयल्टी वाला अमाउंट आता है। तो बाय रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी वाला अमाउंट है आपका 187,500। यहां हमेशा एंट्री एक्चुअल रॉयल्टी के अमाउंट से होगी, 187,500। अब इस 187,500 के अंदर क्या पेमेंट हुआ? सर आओ इस साल में चल के देखें कि इस साल हुआ क्या। इस साल में चल के देखें, 187,500 रॉयल्टी बना, 37,500 रिकवर हो गया, और एक्चुअल पेमेंट हुआ, रॉयल्टी पेमेंट आया वो 1,50,000 का ही आ रहा है। तो पेमेंट हुआ 150, पेमेंट हुआ 150 टू बैंक, पेमेंट हुआ 1,50,000 रुपीज। बाकी कहाँ गया सर? बाकी रिकवर करने में चला गया। तो टू शॉर्ट वर्किंग 37,500 शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। $37,500 शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ये लैंडलॉर्ड का हिसाब खत्म कर दिया हमने इस साल का। रॉयल्टी ड्यू विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट, जो कि है हमारा 1,87,500, 1,87,500। एक्चुअल पेमेंट यहां से चेक करेंगे तो पेमेंट इज कमिंग, पेमेंट हो रहा है हमारा, रॉयल्टी ड्यू हुई है हमारी यहाँ पे, मैं इसको एक बार फिर दिखाता हूँ। रॉयल्टी ड्यू हुई है हमारी 187,500 और पेमेंट हुआ है 150। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में आते हैं। रॉयल्टी ड्यू में 187,500 और पेमेंट 150। सर बाकी 37,500 कहाँ गया? सर बाकी 37,500 शॉर्ट वर्किंग में चला गया, इक्विपमेंट में चला गया। तो शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में जाओ, वहां लिखो बाय, इस बार बाय लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में गए और वहां लिख दिया बाय लैंडलॉर्ड। ये तो वन पार्ट हुआ, लैंडलॉर्ड का काम खत्म। और रॉयल्टी अकाउंट में आओ, वहां टू लैंडलॉर्ड, कितनी रॉयल्टी ड्यू की थी सर टू लैंडलॉर्ड के नाम से इस बार? सर यहाँ पे 187,500 रॉयल्टी ड्यू किया था, 187,500 पी एंडल में भेज दो। यहाँ कुछ दिमाग नहीं लगता है हमारा, यहाँ कोई काम नहीं करना है हमें। यहाँ रॉयल्टी ड्यू की एंट्री करो, पी एंडल में भेज दो। शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट चेक करते हैं, शॉर्ट वर्किंग के साथ क्या हुआ। तो शॉर्ट वर्किंग में यहाँ पे एक तो ये रिक्यूप हो गई और उतनी ही शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो गई। तो जितनी शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है उसे पी एंडल में ट्रांसफर कर देंगे। शॉर्ट वर्किंग जो लैप्स हुई है 37,500 पी एंडल में ट्रांसफर कर देंगे और बची हुई शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस निकाल देंगे, जो डेफिनेटली 60,000 ही बचा है हमारे पास। टू 2008-9 के अंदर 2008-9 के अंदर 37,500 का शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हो गया, 37,500 का शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो गया, बैलेंस 60,000 अभी भी बाकी है। समझा सभी को?
ये वाला ईयर मेनली आपको समझने का था कि इस ईयर में 37,500 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हो गया है, 37,500 शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो गया, P&L में चला गया, बैलेंस बचा है 60,000। लैंडलॉर्ड के अकाउंट से देखें तो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में रॉयल्टी ड्यू हुआ था 187,500, लेकिन पेमेंट हुआ है 150, तो इसका मतलब 37,500 की शॉर्ट वर्किंग में रिक्यूपमेंट में चला गया। नेक्स्ट ईयर फिर रॉयल्टी ड्यू होगा 31 मार्च 10, बाय रॉयल्टी कितना, इस साल रॉयल्टी ड्यू हो रहा है 150 का। ओके, ये 150 का रॉयल्टी ड्यू 31 मार्च 10, पेमेंट कितना, इस साल रॉयल्टी का पेमेंट 150, तो पेमेंट कर देते हैं 150। ये अकाउंट तो वैसे ही खत्म हो गया इस साल का। और जो रॉयल्टी ड्यू हुआ है वो रॉयल्टी अकाउंट में, मार्च 10 टू लैंडलॉर्ड 150 बाय P&L 150, रॉयल्टी अकाउंट तो सीधा प्यार से ऐसे ही बन के खत्म हो जाता है। शॉर्ट वर्किंग पे आते हैं, क्या हुआ शॉर्ट वर्किंग इस साल। इस साल शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में क्या चल रहा है, इस साल 9-10 के अंदर शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में 60,000 रुपीज है सर शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में, और वो लैप्स में है। ओके, 60,000 है शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में और वो लैप्स के अकाउंट में है। ओके, शॉर्ट वर्किंग में 60,000 लैप्स हो गए, आओ शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में। पहले तो 1 अप्रैल 9 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000 का बैलेंस, और फिर 31 मार्च 10 लैप्स हो गया है, तो बाय P&L लैप्स P&L में, और ये अकाउंट ही शॉर्ट वर्किंग का खत्म हो गया, शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट ही खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 2011, क्या है 11 में, रॉयल्टी ड्यू 375, रॉयल्टी पेड 375। ओके, लैंडलॉर्ड में आइए, मार्च 11 बाय रॉयल्टी 375, मार्च 10 टू बैंक 375, कुछ नहीं करना है फिर तो, काउंट क्लोज। और एज इट इज रॉयल्टी अकाउंट में भी मार्च 11 टू लैंडलॉर्ड 375 और बाय P&L 375, अकाउंट क्लोज। समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट ईयर में आइए, क्या हुआ इन नेक्स्ट ईयर, रॉयल्टी ड्यू 112,500, रॉयल्टी पेड 112,500, चलो ये भी फिर सीधा सीधा क्लोज हो जाएगा। मार्च 12 बाय रॉयल्टी 1,12,500 और मार्च 12 टू बैंक 1,12,500, और ऐसे ही रॉयल्टी अकाउंट में मार्च 12 टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, कितना आसान है यार। लैंडलॉर्ड में एंट्री करेंगे एक्चुअल रेंट से रॉयल्टी ड्यू, पेमेंट से बैंक डेबिट,
शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूप हुआ है तो शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग में एंट्रीज उसके कॉलम से देख के कर देंगे। जहां पे भी पेमेंट और शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट और ड्यू दोनों सेम है, जैसे यहां, यहां, यहां पेमेंट और ड्यू अमाउंट और पेमेंट अमाउंट सेम है, वहां पे तो बहुत इजीली कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ सीधा सीधा चला जाएगा। लैंडलॉर्ड अकाउंट में कुछ भी नहीं। कब? जब आपका ड्यू और पेमेंट सेम है, तो वहां तो बहुत इजी हो गया एंट्री। आपको सिर्फ दो जगह देखना है, जहां शॉर्ट वर्किंग है और जहां शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हुई है। चलिए गाइस, बताइए क्या ख्याल है इस क्वेश्चन के बारे में। हमने आज रॉयल्टी पे बेसिक डिस्कशन किया। किसी को कुछ पूछना है तो बताएं इस क्वेश्चन के बारे में। बेसिक पार्ट, कल कैलकुलेशन से रिलेटेड एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा एडवांस पार्ट, उस पर बात करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक पार्ट हमने डिस्कस किया। कल हमारी क्लास हम थोड़ी सी एक्सटेंडेड रखेंगे और कल कुछ अच्छे क्वेश्चन से एक बार कवर करेंगे। चलिए, किसी को कुछ पूछना है? इज देयर एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? एक बार मैं अकाउंट्स आपको वर्किंग पूरी शो कर देता हूँ, नोट किया है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके देन, आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं, कल मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। तब तक के लिए बाय।